नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। स्वस्थ शरीर हमारे जीवन का मूल मंत्र है, यानी हेल्थ इज वेल्थ। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम हमारे स्वास्थ्य की संपूर्ण रूप से देखभाल करें। बात जब शरीर के अंगों की होती है तो आँखों का एक बेहद अहम जो रोल है वो हमारे शरीर का होता है। हमारे आँख में जब हमारी उम्र ढलती है तो एक ख़ास बीमारी जो कि मोतियाबिंद के नाम से हम जिसे जानते हैं, ये खासा परेशान करती है। क्या है मोतियाबिंद, क्या कारण है, क्या उसके लक्षण हैं और साथ ही साथ क्या उसके उपचार हैं, इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान जुड़ी हैं, डॉक्टर रश्मिका सिंगला, जो कि एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। आइए जानते हैं उनसे मोतियाबिंद के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो हम जानना चाहेंगे आपसे वो ये कि आजकल जो है मोतियाबिंद हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो मोतियाबिंद एक्चुअली में क्या है? देखिए, हम आँख में 3 चीज़ से देखते हैं। एक तो काली पुतली, दूसरा लेंस होता है, फिर पर्दा होता है। तो जो हमारा लेंस है वो एकदम शीशे की तरह साफ़ रहता है जब शुरुआती सालों में। उम्र के साथ साथ और भी कई कारणों के कारण उस शीशे में जैसे दाग आ जाता है। जैसे आप समझ लीजिए कोई टूथपेस्ट रगड़ दे किसी साफ़ शीशे पे, तो उस तरह की सफ़ेदी या झिल्ली को बोलते हैं मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद होने का कारण क्या है? मोतियाबिंद कई कारणों से होता है, जैसे शुगर डायबिटिक पेशेंट्स में होता है, कभी कभी ट्रॉमा में होता है, जो हमें चोट लग जाती है उसको ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। इसका सबसे मेन कारण है उम्र। 80% मोतियाबिंद उम्र के साथ होता है, जो कि 40 या 45 के ऊपर स्टार्ट होता है। पर ये बच्चों में भी देखा जाता है, पैदाइशी बच्चों में भी होता है। और मेटाबॉलिक कारण भी होते हैं मोतियाबिंद होने के, जो कि अंदर हो रही जैसे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है। फिर आजकल जो हम स्टीरॉइड्स, स्पेशली ये कोविड एरा चल रहा है, तो इसमें हमारी आंख पे क्या असर पड़ रहा है। काफ़ी लोगों को स्टीरॉइड्स देना पड़ रहा है जान बचाने के लिए, पर उसका असर डायरेक्ट आंख पर भी है, जो कि आंख का प्रेशर यानी कि काला मोतियाबिंद और सफ़ेद मोतियाबिंद दोनों को कॉज कर सकता है। तो अगर आप इस दौरान कोविड के थ्रू भी गए हैं तब भी आंख जांच कराना बहुत आवश्यक है। तो ये जो आपने कहा कि काला मोतियाबिंद और सफ़ेद मोतियाबिंद, तो इन दोनों में क्या अंतर है? ये कितनी प्रकार के होते हैं मोतियाबिंद? हाँ, सफ़ेद मोतियाबिंद होता है जो मैंने अभी लेंस बताया, उसमें कोई भी ओपेसिटी आने के कारण जिसको हम हटाया जा सकता है। काला मोतियाबिंद होता है ग्लूकोमा, जो कि प्रेशर के कारण होता है आँख में, और वो आँख की नस पे असर डालता है। उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, पर उसका इलाज साथ में शुरू होगा। जैसे शुगर का होता है उस तरह से ही उसका इलाज होता है, और धीरे धीरे उसका जो स्पीड है या रोशनी कमने का जो स्पीड है उसको कम किया जाता है, ताकि ताउम्र आपकी रोशनी बनी रहे अगर वो समय पे डिटेक्ट हो जाता है। तो क्या मैम मोतियाबिंद होने का कोई ख़ास कारण है कि कोई पर्टिकुलर रीज़न है कि उसकी वजह से हमने ध्यान नहीं दिया एक समय रहते और उसकी वजह से मोतियाबिंद के शिकार हो जाते हैं? पर्टिकुलर रीज़न्स ऐसा एक नहीं है, काफ़ी रीज़न्स हैं। कुछ प्रिवेंटेबल हैं जिस पे हमारे हाथ में है, और कुछ नॉन प्रिवेंटेबल हैं जो कि आपके शरीर में हो रही चेंजेस के कारण आते हैं। जैसे डायबिटीज़ होने का क्या रीज़न है? आपके शरीर के मेटाबॉलिक चेंजेस का है। तो जो उम्र के साथ होता है उसको आप कुछ भी करके नहीं रोक सकते, पर बिना आवश्यकता के आँख में कोई भी ड्रॉप डाल लेना, स्टीरॉइड्स यूज़ करना, या फिर कहीं पे आपको चोट लगती है, ट्रॉमा लगता है, ये सब चीज़ें आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सिगरेट स्मोकिंग, उससे भी होता है, शराब पीने से भी होता है। तो आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो उससे हम काफ़ी हद तक कुछ तरह के मोतियाबिंद रोक सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि दवाइयों का भी खासा असर होता है हमारे आँखों पर। मैम, जो एक आम है कि हमको मतलब नॉर्मली जो हम देखते हैं कि कोई चीज़ धुंधला दिख रहा है, खास करके जब हमारा एज नहीं हो, तो हम कभी उसके तरफ नहीं जाते हैं कि हमें मोतियाबिंद ही तो नहीं हुआ। तो हमें कब संपर्क करना चाहिए डॉक्टर से? एग्जैक्टली। नहीं दिखने के कारण बहुत हैं आँख में, जिसमें से एक बहुत बड़ा कारण मोतियाबिंद है। तो आप मोतियाबिंद को सिर्फ उम्र से रिलेट नहीं कर सकते,
क्योंकि पैदाइशी बच्चों में भी होता है। बिल्कुल 80% मोतियाबिंद एज के कारण होता है, पर बच्चों में भी होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि 3 महीने से पहले एक जांच किसी भी न्यूबॉर्न की बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मोतियाबिंद के लिए हो या काला मोतियाबिंद के लिए। और उसके बाद जैसे अगर कोई चोट लगी है या किसी चीज़ का आप इलाज करा रहे हैं, स्पेशली जैसे रूमेटॉइड पेशेंट्स होते हैं उनका जो इलाज चलता है, या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उन दवाइयों से भी और उस बीमारी से भी दोनों का असर लेंस पे होता है और मोतियाबिंद हो सकता है। तो मैम क्या करें अगर जैसा कि आपने बताया रूमेटाइड है, तो जैसे जिन लोगों को एस्टेरॉइड चल ही रहा है और उनकी आवश्यकता है एस्टेरॉइड की या फिर किसी भी दवा की, तो आखिर क्या करें? क्योंकि दवा तो खाना है, क्योंकि हमारे शरीर में दूसरा प्रॉब्लम है, तो अब क्या हम दवा को अवॉइड कर सकते हैं? किस तरीके से हम दवा के साथ आँखों को भी बचा के रखेंगे? हाँ देखिए, एक तो रेगुलर आई चेकअप बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी एक होता है जो आपका डिज़ीज़ है उसकी उम्र है और एक है कि आपकी उम्र है। तो हो सकता है वो डिज़ीज़ आपके अंदर पनप रहा हो पर आपको उसका पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हर 3 या 4 महीने पे आपको नॉर्मली आई चेकअप रेगुलर कराना चाहिए। और स्पेशली जो लोग रूमेटॉइड या डायबिटीज़ या जो भी मेटाबॉलिक डिजीज़ के हैं, उनको विदाउट एनी सिम्टम्स भी आई चेकअप कराना चाहिए एवरी 3 मंथ्स। बिल्कुल। तो मोतियाबिंद के कोई ख़ास लक्षण भी हैं? जी, सबसे पहले तो रोशनी कम होने जैसा लगता है, और चांद बहुत सारे, कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत सारे चांद दिख रहे हैं, या डबलिंग लग रहा है, डिप्लोपिया, कोई भी एक लाइन डबल डबल दिख रही है, या आगे से कोई रोशनी आती है तो आपकी आंख में चुंधियाने जैसा होता है। ये सब मोतियाबिंद के लक्षण है। पर हाँ, इन सब लक्षणों के बिना भी मोतियाबिंद हो सकता है जी। ये वो लोग हैं जिनको सिम्टम्स आ जाते हैं और वो आके अपना ऑपरेशन करा लेते हैं। पर कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट लोग भी होते हैं जिनको सिम्टम्स आते ही नहीं हैं, पर मोतियाबिंद आपका चला जाता है 4 डिग्री तक और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसके मतलब अगर कोई लोग चाहेंगे कि हाँ डॉक्टर से, तो उनको कब संपर्क करना चाहिए डॉक्टर से? आँख में कोई किसी भी तरह की परेशानी से, जैसे पानी आना या लाल होना या दिखने में दिक्कत होना, और अगर नहीं भी है तो आपको हर 6 महीने पे अपनी आँख की रेगुलर जांच करानी चाहिए। जैसे हमने सुना है कि जैसे बहुत लोग होते हैं पेशेंट जिनको लगता है कि आँख में शायद मोतिया, खुद भी आदमी गेस करते हैं ना कि शायद मोतियाबिंद हो गई है, तो वैसी स्थिति में क्या कोई दिन में या रात में दोनों में कोई अंतर है, या फिर हर समय मोतियाबिंद के जो ग्रस्त लोग होते हैं उनको एक ही पैटर्न पे दिखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि दिन में जो सेंट्रली लोकेटेड, मैं थोड़ा अगर साइंटिफिक में चली जाऊं, बिल्कुल, तो हाँ, सेंट्रली लोकेटेड जो मोतियाबिंद होता है, जैसे न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस हुआ, पोस्टीरियर पोलर हुआ, उसमें आपको दिन में ज़्यादा दिक्कत आएगा। और जैसे जो आपका पेरिफेरल कैटरैक्ट है, कॉर्टिकल है या पीएससी है, उसमें आपको रात को या आंखों में चुंधियाना, ये सब। तो किस प्रकार का मोतियाबिंद है वो आप एक बार अपने डॉक्टर को संपर्क करेंगे तब वो ही बता सकते हैं। पर हाँ, आपको अलग अलग तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। बिल्कुल। मैम, बहुत सारे लोग होते हैं, स्पेशली गांव में हम देखें, और ख़ास करके महिलाएं, जो इलाज के लिए थोड़ा सा वो होता है ना कि हाँ चलो ठीक है, कुछ टाइम बाद हम इलाज करा लेंगे। हमें कितनी जल्दी मिलनी चाहिए डॉक्टर से? हमें तुरंत ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जब तक पेशेंट को पता चलता है कि मुझे कुछ है, तब तक वो बीमारी 60% आगे बढ़ चुकी होती है। तो इसलिए जैसे ही आपको लगे कि कोई दिक्कत है, उसको नज़रअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। फिर वो जो भी आपको बताते हैं उस हिसाब से फिर आप आगे एक्ट कर सकते हैं। यानी बहुत आवश्यक है कि आप बहुत जल्दी उन चीज़ों से निजात पाएँ। हमने एक चीज़ और देखा है कि मैम, बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं खाने पीने से भी उनको शायद प्रॉब्लम होते हैं। क्या कोई ख़ास परहेज करने की आवश्यकता है मोतियाबिंद जिनको है उनको? परहेज से ज़्यादा, जैसे जो चीज़ें आँखों के लिए हेल्दी हैं, जैसे हरी सब्ज़ी, पपीता या जो भी येलो फ्रूट्स, तो वो हर तरह से आँख के लिए अच्छे हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव मटेरियल देते हैं। तो ये मोतियाबिंद को थोड़ा डिले या रोक भी सकता है। और दूसरी चीज़, किसी प्रकार के जैसे नशे कह सकते हैं, जैसे शराब वगैरह, वो सब चीज़ें तो अवॉइड करनी ही है, क्योंकि वो डायरेक्टली आँख के ऊपर असर डालती है, स्पेशली मोतियाबिंद करती है। तो मैम, अगर हम इसका इलाज ना कराएं तो उससे क्या होगा? देखिए, कोई भी बीमारी का इलाज नहीं कराएंगे तो वो बढ़ता तो जाएगा ही अंदर। इसी प्रकार आपका दिखना पहले कम होगा, फिर पानी गिरेगा आँख से,
फिर वो काला मोतियाबिंद भी बन सकता है, मोतियाबिंद से काला मोतियाबिंद, और फाइनली वो आँख में फट जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि जब ये आगे जाता है तो फिर आँख को हम वापस ला पाएँ कि नहीं ला पाएँ ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए समय पे इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके उपचार क्या हैं? देखिए, आजकल बहुत तरह की एडवर्टीज़मेंट्स आ रही हैं, जैसे लोग बहुत तरह के ड्रॉप्स निकले हैं जो कि अनटेस्टेड, साइंटिफिकली नॉट बेस्ड ड्रॉप्स हैं, एविडेंस बेस्ड नहीं है वो। तो वो सब पहले तो आप समझ लें कि मेडिकल उपचार इसका कोई नहीं है कि आपको कोई बोले दिन में 4 बार ये डाल लीजिए बूंद तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं आएगा। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं कि जिनको मैंने एक बार मोतियाबिंद बता दिया, उसके बाद वो, मैं ड्रॉप का नाम नहीं लूँगी, पर वो इतनी बारी डाले कि उनकी काली पुतली ख़राब हो गई। ओहो। हाँ, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा गैप देना पड़ा, पहले वो ठीक करना पड़ा, फिर मोतियाबिंद। तो आप इसके ऑपरेशन से ना भागें, इसका उपचार सिर्फ एक है, सर्जरी, और उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये समय पे हो जाए, बहुत सिंपल, बहुत आसान, 5 मिनट की सर्जरी है, तो आप अपने आप को इतनी मुश्किलों में ना डालें। तो मोतियाबिंद में एक ऑपरेशन ही एकमात्र माध्यम है इससे निकलने के लिए, और कोई मेडिकली दवा या ट्रीटमेंट किसी तरह का कोई उपचार नहीं है। आयुर्वेद में जैसे बहुत लोग आयुर्वेद या फिर होम्योपैथ के दवा पे भी चले जाते हैं, मतलब कि ऑपरेशन के अलावा मैं बोल रही हूँ, तो क्या उनसे कुछ दिनों के लिए निजात मिल सकती है या बस ऑपरेशन ही मस्ट है? देखिए, मैं स्पेसिफाइड मेडिकल फील्ड्स में तो नहीं घुसूंगी, दैट विल नॉट बी राइट ऑन माय पार्ट, क्योंकि पर ये ज़रूर है कि दे आर नॉट एविडेंस बेस्ड। जहाँ तक ये दवाइयाँ जिनको मैं जानती हूँ कि जो ड्रॉप्स चल रहे हैं, तो पहले कोई भी चीज़ निकालने से पहले बहुत बड़ी स्टडीज़ होती हैं। तो मैं आयुर्वेद या होम्योपैथी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इनका अपना उपचार का ढंग है, हमारा अपना ढंग है, ना उनका गलत है ना हमारा गलत है, पर एक सीमा होती है जहाँ तक वो काम कर पाती हैं। तो वो सीमा पेशेंट को नहीं तय करनी चाहिए, वो सीमा डॉक्टर बताएगा कि अब आप नहीं रुक सकते हैं, अब आपको जाना होगा ऑपरेशन में। जी, यानी कुछ चीज़ें जो है वो बिना ऑपरेशन के नहीं संभव है। जी। बिल्कुल। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग सर्जरी से भी डरते हैं, उसकी वजह से भी लोग इलाज नहीं कराते हैं। क्या है सर्जरी का प्रक्रिया, आप कुछ बताइए मैम। देखिए, इसमें एक तो सर्जरी नाम ही इतना हैवी है कि किसी को भी डर लगता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें पहली चीज़ हम एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। जो कि एक सुई से या फिर जनरल एनेस्थीसिया होता है जिसमें इंसान को लगता है मुझे बेहोश कर दिया जाएगा। इसमें हम टॉपिकल ड्रॉप्स डालते हैं, जो अक्सर 80% जो टाइम के अंदर आते हैं लोग, और तकरीबन 5 मिनट के अंदर आपकी सर्जरी अल्ट्रासोनिक ढंग से हो जाती है, और फिर इस आँख में लेंस डलता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ऑपरेशन के पहले कोई विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है? जी, कुछ ड्रॉप्स दिए जाते हैं 2 या 3 दिन के लिए, ताकि आपकी आँख में आगे चल के इन्फेक्शंस के ना हो, और बाकी कुछ खास नहीं है। ऑपरेशन के बाद किस तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? हाँ, ऑपरेशन के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट को अपना ख्याल खुद रखना है। तो हम कुछ ड्रॉप्स देते हैं जिससे कि वो जल्दी रिकवर अप होए, और आजकल लेटेस्ट सर्जरीज में तो सिर्फ 2 से 3 दिन में पेशेंट वापस अपने काम पे चला जाता है। और बाकी हमें पानी जाने का आँख में ख्याल रखना चाहिए, आँख की साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए पेशेंट को, स्पेशली 1 हफ्ते तक, उसके बाद भी, पर स्पेशली 1 हफ्ते तक। जी मैम, ऑपरेशन की हम यहाँ छोटी सी बात करेंगे कि एक लेज़र होता है और एक नॉर्मल होता है जो आप मेडिकली ज़्यादा ये करेंगे, तो ये किस तरह के ऑपरेशन आप करते हैं इसमें? देखिए, एक चीज़ तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि पेशेंट भी लेज़र बोलता है, बट दिस इज़ नॉट लेज़र, ये होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनिक पावर होती है जिससे हम लेंस को इमल्सिफाई करते हैं, इसको फेको बोला जाता है। और जो नॉन लेज़र है, जैसे पुराने ज़माने में सिर्फ वो होता था, पर अब जैसे जो ओवर पक जाता है, जिसमें हम लेज़र करके पुतली को ख़राब कर सकते हैं, उसमें हमें चीरे वाला ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो वो नौबत ना आए, इसलिए हमारी आँख की रिकवरी भी फास्ट हो, हमें विजन भी ज़्यादा मिले, और लेंस भी अच्छा जा सके आँख में, इसके लिए समय पे कराना सबसे ज़्यादा आवश्यक ज़रूरी है। और एक हम बात करते हैं कि कुछ पुराने ढर्रे पे भी लोग चलते हैं कि जैसे पहले कहा जाता था कि कुछ समय बीते ताकि वो पक जाए, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको आप प्लीज़ क्लियर कीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छा आप बोले, क्योंकि काफ़ी पेशेंट ये पूछते हैं
कि क्या ये तैयार हो गया, पक गया। तो मैंने कहा ये रेसिपी नहीं है कि तैयार हो जाएगा। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहले सिर्फ चीरे वाला किया जाता था। जी जी। तो ये होता था कि जितना आप डिले कर दें, जितना पका दें, इस टाइप से। तो ऐसे हमें आंख मूंद के नहीं चलना है लाइफ में। अगर कोई चीज़ है उसको एक्सेप्ट कीजिए और समय पे अपना इलाज कराइए। जैसे बहुत लोग ऑपरेशन के टाइम में, जैसे खास करके जो बुज़ुर्ग होती हैं, उनको कितना समय लगता है रिकवर होने में? मतलब जैसे जो ऑपरेशन उन्होंने किया है, तो वो अब नॉर्मल कैसे, कब जीना शुरू करेंगे अपनी आंखों से? देखिए, टोटल रिकवरी जिसमें आप नॉर्मल टू बैक टू लाइफ रहते हैं, वो सिर्फ 1 हफ्ता है, नॉट मोर देन। उसके बाद वो नॉर्मल बैक टू लाइफ। और जैसे जो यंग लोग होते हैं वो 2 से 3 दिन में ही दे आर फाइन कि अपने क्लियर हो जाते हैं, जॉब्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो जैसे जिनको चश्मा था पहले, ऑपरेशन के बाद वो उनको चश्मा से निजात मिलेगी या फिर भी उनको चश्मा एज प्रिकॉशन लगाना होगा? देखिए, पहले तो ये हम समझें कि चश्मा एक बीमारी नहीं है, तो आप उससे उतना भागने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो काफ़ी लोगों को चश्मे से निजात भी मिलता है। उस तरह के आजकल लेंसेज हैं जो कि मल्टीफोकल हैं, टॉरिक्स हैं, तो वो लगाए जाते हैं उनकी आंख को देख के कि क्या इनको निजात मिल सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगाना पड़ता है, वो भी नज़दीक के लिए, तो उसमें भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या चश्मे के भी कोई प्रकार हैं? चश्मा मेनली नज़दीक में ज़रूरत पड़ सकता है, और बाकी बायफोकल होता है, प्रोग्रेसिव, वो सब होता है। मैम, एक और सवाल है जो कि बहुत अहम है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिन्होंने ऑपरेशन किया है, करा लिया है, या फिर जिनको करवाना है, उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर हमने पहली बारी में ऑपरेशन करा लिया तो हो सकता है कि हमें दूसरी बार फिर से ये हो जाए। तो इसके लिए प्लीज़ क्लियर कीजिए। देखिए, मोतियाबिंद लाइफ में एक ही बार होता है जी, तो इसलिए हम जब भी कराएं एक अच्छा लेंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब ज़्यादा देर तक चलता है। और बाकी वो जो इनको लगता है कि मोतियाबिंद दोबारा होता है, वो हल्की एक झिल्ली होती है जो साफ़ की जाती है कुछ देर बाद, तो वो भी 5 मिनट का प्रोसीजर होता है, पर मोतियाबिंद दोबारा से कभी नहीं होता है। अच्छा, ये क्या ज़रूरी है कि इंसान को उनकी ज़िंदगी में इसके शिकार होंगे ही, ऐसा तो कुछ है नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। नहीं है, बट हाँ। तो इसके क्या बचाव क्या है? जैसे होता है ना कि हम लोगों मतलब एक प्रिकॉशन के रूप में कि क्या करें कि जिससे हमारी आंखें हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। एक तो आपने कहा कि हमें खान पीन पे विशेष ध्यान देना है, उसके बावजूद अगर जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सब कुछ सही होता है फिर भी उनको होता है, तो क्या इसके पीछे रीज़न है? देखिए, एक तो चीज़ है कि हमें ओवर द काउंटर ड्रग्स, जैसे थोड़ा खुजली पानी हुआ, चलो भाई ले लो, क्यों डॉक्टर के पास जाना है, तो वो दवा हमने आँख में डाल ली, उनके भी साइड इफ़ेक्ट में मोतियाबिंद आता है। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है कि हम कोई भी स्टेरॉइड या कोई भी दवा, हर ड्रॉप सेम नहीं होता है, तो हम डाल लेते हैं बिना डॉक्टर से सलाह किए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जैसे हम ट्रॉमा वगैरह से या एक्सीडेंट से, वो तो खैर हमें ध्यान देना ही है। बाकी हैबिट्स हमें, हैबिट फॉर्मिंग चीज़ें जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में है, तो हम अवॉइड कर सकते हैं, तो ये किया जा सकता है। शुगर पेशेंट्स हैं, वो जितना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखेंगे उतना मोतियाबिंद होने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि शुगर का असर सबसे ज़्यादा पहले आँख पे होता है, पहले पर्दे पे डायबिटिक रेटिनोपैथी और मोतियाबिंद, तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, इसमें क्या बहुत ज़्यादा जो पढ़ाई करते हैं, या फिर जैसे होता है ना कि बहुत सारे बुज़ुर्गों को स्पेशली बहुत बुक्स पढ़ने की, और स्पेशली आज के डेट में जब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल के ऊपर, इनफैक्ट हर एज के लोग मोबाइल के ऊपर हैं, तो क्या उन सब की वजह से भी कुछ हमारे इस पे असर पड़ता है आँखों पे? ऐसा कोई प्रूवन साइंटिफिक डेटा नहीं है कि हम पढ़ाई से या इन चीज़ों से होता है असर, बट वो डेफिनेटली आँख में कुछ तनाव ज़रूर पैदा करती हैं, जैसे स्क्रीन्स हो गई बच्चों के लिए, और यूवी रेज, धूप में जो लोग ज़्यादा रहते हैं वो गॉगल्स पहन सकते हैं, वो कुछ हद तक प्रोटेक्टिव है, बट ये नहीं कि पढ़ाई और इन सब चीज़ों से मोतियाबिंद हो जाएगा, ये कहना गलत होगा। अगर हम चाहें कि हमारी आंखें हमेशा से सुरक्षित रहे, उसके लिए कोई ख़ास स्टेप्स है आपके पास मैम? हाँ जी, आजकल के स्क्रीनिंग युग में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की आवश्यकता है जी, क्योंकि कोविड एरा में और भी ज़्यादा बढ़ गया हमारा स्क्रीन। बिल्कुल। तो एक तो हर आधे घंटे पे अगर आप स्क्रीन पे हैं डायरेक्ट, तो आधे घंटे पे
अपनी आईज़ को 5 मिनट का रिलैक्सेशन दीजिए, ब्लिंकिंग या दूर देखना, नज़दीक देखना, ठंडे पानी का छींटा, ये सब प्रिकॉशंस लेंगे। दूसरा, जब भी धूप में निकलते हैं कुछ यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनना आपको काफ़ी फ़ायदा कर सकता है। और खान पीन का तो मैंने बताया ही है। जी जी। अगर आपको सुरक्षित अपने नज़रों को रखना है तो खान पीन यानी कुशल जीवन शैली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस मैम। और हमें धूप जो है वो सन को भी हम लोग को मॉर्निंग में भी लेना रहता है मैम, ये सब चीज़ें? हाँ, विटामिन D3 आंखों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितना आप सन में जाएंगे मॉर्निंग आवर्स में तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, यानी कि अगर अपने आँखों को सही रखना है, हमेशा के लिए बचा के रखना है, तो अपनी जीवन शैली को बरकरार बहुत ही सही तरीके से रखिए ताकि आपके आँखें और शरीर भी स्वस्थ रहे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आपने हमें इतनी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मुझे यहाँ बुलाने के लिए भी बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, उम्मीद है आज का हमारा ये अंक जिसमें हमने आँखों के बारे में, स्पेशली मोतियाबिंद के बारे में हमने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको इससे बेहद फ़ायदा होगा। अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।